हेलो एस्पेरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम 19 अगस्त की जो महत्वपूर्ण हमारी खबरें रही हैं, उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कौन-कौन सी है। आज हमारी 5 न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, उसमें से पहली न्यूज़ है हमारी अंतरिक्ष आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत विश्व बंधु के रूप में कैसे बन सकता है आगे, वो न्यूज़ है। जल प्रबंधन क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, दूसरी न्यूज़ हमारी वो रहेगी। तीसरी है हमारी एफआरबीएम अधिनियम जो है, उसका अनुपालन कितना हो पा रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पाँच चौथी न्यूज़ हमारी रहेगी नवीनीकरणीय उपभोग दायित्व फ्रेमवर्क एक हाल ही में लाया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पाँचवीं महत्वपूर्ण खबर रहेगी हमारी जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, ठीक है। इसके साथ-साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में भी, जैसे कि पॉस्को एक्ट के बारे में, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के बारे में, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। बॉन्ड प्रतिफल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फास्टैग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं हमारी पहली मुख्य खबर से। हमारी पहली मुख्य खबर है, वो खबर है अंतरिक्ष आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत विश्व बंधु के रूप में कैसे बन सकता है, किस प्रकार से जाना जाएगा, उसके बारे में पहली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी। तो हाल ही में क्या हुआ कि भारत के जो एक थे शुभांशु शुक्ला, वो अंतरिक्ष मिस आईएसएस जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रयोग किए। अब जो प्रयोग का डाटा भारत के पास आया है, तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो वो डाटा है, वो भारत सबके लिए उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार से भारत एक विश्व बंधु यानी कि संपूर्ण मानवता के साथी के रूप में आने वाले टाइम में उभर सकता है अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें यही है कि भारत ने जो अंतरिक्ष आधारित जो भी प्रयोग किए हैं और विज्ञान जो भी विजन है भारत का, वो विश्व बंधु के रूप में भारत को एक मानवता के सामूहिक कल्याण में योगदान देने के लिए वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में ये बताऊं, तो जो भी भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है, जो कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला भी करके आए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो उसमें जो भी बात निकल के आई, जो भी निष्कर्ष निकल के आए उन अनुसंधानों का, तो भारत ये चाह रहा है कि हम विश्व के साथ भी वो शेयर करें, ठीक है? ताकि भारत की जो एक इमेज है विश्व बंधु के रूप में कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, हम संपूर्ण मानवता जो है उसके साथी हैं, वो ऐसी इमेज भारत की आने वाले टाइम में उभर सके, ठीक है? अब देखते हैं न्यूज़ के डिटेल में क्या है। तो न्यूज़ का डिटेल ये है कि इस न्यूज़ में पूरा ये बताया गया है कि भारत को विश्व बंधु बनाने में अंतरिक्ष क्षेत्र जो है, वो किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है, ठीक है? तो पहली बात इसमें ये है कि वैश्विक सहयोग। भारत जो है बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म जो हो गए, वहाँ पे द्विपक्षीय रूप से या फिर अन्य देशों के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। ताकि क्या हो कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, अनुसंधान कर सके, किसके क्षेत्र में? अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऐसे ही भारत का एक नासा निसार मिशन है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि ये मिशन क्या है वास्तव में। निसार मिशन है, तो ये मिशन जो अमेरिका और भारत ने शुरू किया, नासा और इसरो ने, तो इसमें ये है कि विश्व के साथ भारत का वैज्ञानिक सहयोग भी इस मिशन को कहा जाता है। और इस मिशन के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं कि डॉकिंग, देखिए डॉकिंग क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं, उनको डॉक करना, ठीक है? या फिर वहाँ से अनडॉक करना। साथ-साथ में इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या होगी कि हो सकता है नासा और इसरो के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सहयोग चल रहा है, उसमें इंटरऑपरेबल कैसे हो सकता है? या फिर जो तकनीकें चल रही हैं, उनमें इंटरऑपरेबल हम लोग किस तरह से बन सकते हैं? ऐसे भारत प्रयास कर रहा है वैश्विक स्तर पर, अन्य देशों के साथ मिलकर, जो उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर, ठीक है? अगला क्या है? ओपन डाटा एक्सेस। इसके माध्यम से भारत कैसे अंतरिक्ष क्षेत्र जो है भारत का, वो भारत को विश्व बंधु बनाने में मदद कर सकता है। देखिए क्या है, भारत के पास अगर जो भी डाटा होगा अंतरिक्ष क्षेत्र का, तो भारत क्या करेगा? डाटा सभी के लिए उपलब्ध कराएगा। जब सभी के लिए उपलब्ध कराएगा, तो जो भारत ने अनुसंधान किया है, वो दूसरे देशों के लिए भी खुला रहेगा। तो इससे कहीं न कहीं ये होगा कि एक वैश्विक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो खासकर ये जो तकनीक होगी, मतलब ये जो डाटा शेयरिंग होगा, ये विकासशील देशों के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विकासशील देशों के पास तकनीक नहीं होती है, इतनी फंडिंग नहीं होती ताकि वो अंतरिक्ष मिशन भेज पाए। तो कहीं न कहीं भारत जो अपना डाटा है, वो अन्य देशों के साथ शेयर करेगा, विशेष रूप से विकासशील देश या फिर ग्लोबल साउथ के जो देश हैं। तो कहीं न कहीं वो देश भी अंतरिक्ष क्षेत्र में जो एक अनुसंधान है, उसका लाभ ले पाएँगे भारत का, ठीक है? वैश्विक चुनौतियों से निपटान के लिए भी ज़रूरी है, वो कैसे?
जैसे कि आपदा प्रबंधन हम लोग देखते ही हैं, आए दिन न्यूज़ आती है कि क्लाउड बस्ट हो गया, बाढ़ आ गई, है ना? तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं इमेजिंग के माध्यम से। कृषि जो है वो हमारी, उसमें पैदावार कितनी होने वाली है, कौन सी फसल उसमें बोनी है, बारिश कितने होने वाली है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है धीरे-धीरे, तो इसके निपटान के लिए भी ये काम आ सकता है। तो वैश्विक चुनौतियों के निपटान के लिए भारत अपना सहयोग कर सकता है। भारत के जो भी उपग्रह हैं, उनसे जो भी डाटा मिल रहा है, वो अन्य देशों के साथ शेयर कर सकता है भारत। तो इससे क्या होगा कि जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं, आपदा प्रबंधन, कृषि, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब में क्या होगा कि सहयोग भी बढ़ेगा, साथ-साथ में इन चुनौतियों से निपटा भी जा सकेगा। अगला बात करें ग्लोबल कॉमन्स, तो ये क्या है? देखिए, ग्लोबल कॉमन्स का अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ये है कि जो कोई भी संसाधन हो गए, वैश्विक संसाधन हो गए, उन पे किसी एक देश का कब्जा ना हो, वो विभिन्न देशों के लिए उपलब्ध हो। तो यही है कि जो वैश्विक वैज्ञानिक संसाधन रहेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो जब भारत अपने संसाधन साझा करेगा, तो कहीं न कहीं ग्लोबल कॉमन्स जो है, उसको ये बढ़ावा देगा। ठीक है? मतलब वैज्ञानिक संसाधनों के ज्ञान संबंधी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है भारत को ये। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब यही है कि साझा संसाधन है, किसी एक देश का कब्जा उस पे नहीं है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये एक तरह से वैश्विक विरासत है। किसी एक देश का उस पे कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मानव समुदाय के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं न कहीं भारत अपना जब इसमें एक रोल प्ले करेगा, भारत जो है वो अपना अंतरिक्ष संबंधी जो ज्ञान है वो अन्य देशों को प्रदान करेगा, तो कहीं न कहीं ग्लोबल कॉमन्स जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगला क्या है? कूटनीतिक लाभ भारत को किस प्रकार से मिल सकता है? देखिए, अब जैसे ये है कि भारत अगर तकनीक अन्य देशों के साथ साझाकरण करेगा, अन्य देशों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा, और संधारणीय विकास जो हो गया, में भारत की भूमिका जो है वो कहीं न कहीं बढ़ेगी। जैसे कि भारत ने एक लॉन्च किया था नाविक। नाविक का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं इरनास। इरनास का अर्थ है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसके तहत भारत ने क्या किया था कि 7 उपग्रह हैं वो लॉन्च किए थे, ताकि हमारी एक रीजनल जो नेविगेशनल प्रणाली है वो शुरू हो सके। ठीक है? और इसके तहत कम से कम भारत की जो भूमि है उसके आसपास 1500 जो किलोमीटर है, उसमें नेविगेशन सिस्टम वो चालू किया सके। को कहीं न कहीं भारत ने जो जीपीएस पे हमारी निर्भरता है, उसको कम करने के लिए एक इरनास सिस्टम लॉन्च किया था। तो कहीं न कहीं भारत को एक कूटनीतिक लाभ भी देता है कि भारत जो है, एक तरह से भारत ने यहाँ पे अपने साउथ एशिया में एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है। ठीक है? अगला क्या है? कम लागत पर तकनीकी कौशल। देखिए, इसरो जो है हमारा, जैसे नासा हो गया, ठीक है, वो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत से आगे है या इसरो से आगे है। परंतु नासा जो प्रौद्योगिकी के लिए फंडिंग करता है या पैसे देता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और हम जैसे कि विकासशील देश हो गए, भारत हो गए, उनके पास तकनीकी एक तो कमी होती है, साथ-साथ में अगर तकनीकी डेवलपमेंट भी करना है, तो उसके लिए फंडिंग की कमी होती है। अब फंडिंग जो है, इसरो जाना जाता है कि कम लागत पर किस इसरो मिशन बना सकता है। जैसे कि इसरो ने 2013-14 में एक मंगलयान लॉन्च किया था, जिसकी लागत लगभग 450 करोड़ बताई गई थी। मतलब एक इंटरप्लैनेटरी मिशन इसरो ने भेज दिया, वो भी इतनी कम लागत पर। तो कहीं न कहीं इसरो का जो नवाचार होगा, इसरो की जो तकनीक होगी, वो विकासशील देशों के लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि इसरो जो है, वो कम लागत पर सैटेलाइट बना सकता है, कम लागत पर रॉकेट बना सकता है। तो इससे कहीं न कहीं एक जो ग्लोबल साउथ के देश है या विकासशील देश है, उनको फ़ायदा होगा। साथ-साथ में भारत की जो विश्व बंधु बनने की प्रक्रिया है, उसमें अंतरिक्ष क्षेत्र अपना योगदान दे सकेगा। तो ये 5 बिंदुओं के माध्यम से, 6 बिंदुओं के माध्यम से हमने समझा कि अंतरिक्ष क्षेत्र जो है, भारत को विश्व बंधु बनाने में किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत ने क्या-क्या पहले करी हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए। तो मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था कि निसार मिशन क्या है। तो देखिए, निसार क्या है? एन मतलब नासा, आई मतलब इसरो, एस मतलब सिंथेटिक, ए मतलब अपर्चर, आर मतलब रडार। मतलब नासा का और इसरो का एक तरह से सिंथेटिक अपर्चर रडार उन्होंने बनाया है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है एक तरह से। तो ये क्या करता है? आपदा प्रबंधन हो गया आपका, जलवायु संबंधी निगरानी हो गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नहीं पिघल रहे हैं, तापमान किस तरह से बढ़ रहा है, जो जैव संसाधन है, बायोडाइवर्सिटी है, कितना लॉस हो रहा है,
या फिर ग्लेशियर की ट्रैकिंग हो गई, और कृषि संबंधी क्षेत्र में भी इसके काम हो गए। तो ये सारे के सारे ट्रैक करने के लिए नासा और इसरो ने अपना एक मिशन डेवलप किया जिसका नाम है निसार। ठीक है। अगला क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बीएएस। तो जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि लगभग 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर स्थित है, और ये कुछ देशों ने मिलकर, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस और यूरोपियन यूनियन, इन लोग 5 देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। और इसका लक्ष्य है कि जो अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। तो भारत भी ये सोच रहा है कि जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इस प्रकार से हमारे पास भी एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए। और भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2035 तक ये लक्ष्य प्राप्त करने का कोशिश करेंगे कि भारत के पास स्वयं का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो। उसको नाम दिया गया भारतीय स्पेस स्टेशन होना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, भारतीय स्पेस स्टेशन होगा, और इसको भी वही लगभग 400 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की जो निम्न भूकक्षा है उसमें स्थापित किया जाएगा। अगला क्या है, मानव युक्त चंद्र मिशन। अब भारत ने क्या है, 3 चंद्रयान मिशन भेज लिए। हाल ही में जो भारत ने पिछला मिशन भेजा था वो 2023 के आसपास भेजा था, और चंद्रयान जो 3 था उसके माध्यम से भारत ने जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। अब भारत का लक्ष्य है कि चंद्रयुक्त मानव पे चंद्रमा पर हमें एक मानव युक्त मिशन भेजना है। अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। तो भारत ने उसके लिए लक्ष्य लगा कि 2040 तक हमें यह प्रयास करना है कि चंद्रमा पर हम एक मानव युक्त मिशन भेज पाए। बाकी 3 तो हम लोगों ने भेज के देख लिया, वहां पे जितने भी एक्सपेरिमेंट देखने थे, वहां की जलवायु कैसे है, पानी है या नहीं है, वहां की चट्टानें किस प्रकार से है। परंतु अब इसरो ने लक्ष्य रखा है कि 2040 तक हम चंद्रमा पर एक मानव युक्त मिशन भेजेंगे। साथ साथ में गगनयान कार्यक्रम है, उस पर भी इसरो काफी समय से काम कर रहा है। इसका लक्ष्य भी वही है कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, निचली कक्षा में मानव चालक दल जो है उसको भेजा जाना है। मतलब एक तरह से इसरो का ये कार्यक्रम है, गगनयान के माध्यम से लगभग 400 किलोमीटर जो होगा पृथ्वी से, उसकी ऊंचाई पर हमें कुछ 3-4 अंतरिक्ष यात्री भेजने हैं भारत के, और उस टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना है। ठीक है। तो ये भेजने की योजना, और इस कार्यक्रम को बोला जा रहा है गगनयान। इसकी डेडलाइन बार बार बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें कुछ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मिशन तो भेज देंगे, परंतु जब वो वापस आएगा और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के माध्यम से बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप होती है, और जो रॉकेट रहता है और जो क्रू मेंबर रहती है उनकी सुरक्षा को काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं इसके, और आगे भविष्य में इसको भेजा जाएगा। तो इसके लिए एक क्रू एस्केप सिस्टम है जो काफी जटिल टेक्नोलॉजी है। साथ साथ में ह्यूमन मित्र ह्यूमनॉइड मिशन की एक महत्वपूर्ण परीक्षण हुआ। मतलब ये है, ये 2 टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, मतलब जब भी अगर रॉकेट यान जा रहा है यहाँ से और कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कुछ तकनीकी समस्या आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की आ गई, तो जो क्रू मेंबर्स हैं, जो भी लोग जा रहे हैं उस मिशन पर, उनकी सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप सिस्टम है कि अगर कोई भी खराबी आती है यान में तो उनको किस प्रकार से बचाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को क्रू एस्केप सिस्टम बोला जा रहा है। व्योम मित्र व्योमेनॉइड क्या है, तो इसके माध्यम से क्या है कि एक व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट बनाया गया है। उस महिला रोबोट को भी भेजा जाएगा, ठीक है, इस गगनयान मिशन के माध्यम से। तो ये 4 प्रकार के कुछ भारत के महत्वाकांक्षी मिशन है। एक निसार जो है वो हो चुका है कंप्लीट लगभग लगभग, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करने की बात करी जा रही है, मानव युक्त चंद्र मिशन, और साथ साथ में गगनयान कार्यक्रम। ठीक है। तो ये हमने इस न्यूज के बारे में बात करी। अब सेकंड न्यूज क्या है हमारी, सेकंड न्यूज है हमारी जल प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखते हैं इसमें। तो हाल ही में ये न्यूज में क्यों आया कि हमारे जो जल शक्ति राज्य मंत्री है उन्होंने ये बोला कि जल प्रबंधन मैनेजमेंट संरक्षण यानी कि रिजर्वेशन कंजर्वेशन में आधुनिक तकनीक की जो भूमिका है उसको रेखांकित किया है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस न्यूज में हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो किस प्रकार से जल प्रबंधन और संरक्षण में तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला क्या है, एआई आधारित विश्लेषण। यह किस प्रकार से, देखिए वर्षा जल संचयन हो गया, जैसे कि पानी जो गिरता है उसको संचयन करना होता है, संचयन हो गया, या जल बजटिंग होगी। जल बजटिंग सिंपल सा, हमारा जो बजट आता है उसमें क्या रहता है, आईवीआई का ब्यौरा रहता है,
किस मद पर हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं, उस प्रकार से जल की बजटिंग करी जाए कि हमें कितना जल प्राप्त हो रहा है, कहाँ-कहाँ कितना यूज़ हो रहा है और कहाँ-कहाँ मिसयूज़ हो रहा है, कहाँ उसको बचा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि वर्षा जल का संचयन हो गया, जो पानी गिर रहा है, या फिर जल बजटिंग के लिए खेत खेतों में जो तालाब बनाए जाते हैं छोटे-छोटे, उनके बारे में बात हो गई, या ऐसे कुएँ जो पुनर्भरण करें, मतलब जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसका पुनर्भरण करें। साथ-साथ में जो चेक डैम होते हैं, उनको बनाने के लिए अगर कोई जगह पहचान करनी है, साथ-साथ में अगर कोई डाटा है, सैटेलाइट डाटा हो गया या फिर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, तो अगर इनके माध्यम से कोई डाटा प्राप्त होता है, तो उसका विश्लेषण अगर करना है, जैसे कि विश्लेषण ये करना है कि वर्षा जल संचयन जो है, वो किस जगह किया जाए। तो पहले ये पता लगेगा कि हाँ, ये एरिया है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पे वर्षा जल संचयन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा कुछ डाटा मिला, तो वो एआई टेक्निक उसका विश्लेषण करके बता देगी कि हाँ, इस जगह पे वर्षा जल संचयन लगाया जाए या फिर जल का कहीं ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो फिर वो टेक्निक बता देगी कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें जल बजटिंग के माध्यम से कहीं न कहीं उस मिसयूज़ को कम करने की आवश्यकता है। तो एआई आधारित विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। अगला क्या है? ड्रोन। ड्रोन किस प्रकार से लाभकारी हो सकते हैं? देखिए, ड्रोन से क्या होता है, हम लोग सर्वेक्षण कर सकते हैं, हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं, मानचित्रण बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इससे पता लग जाएगा कि जो जल भराव प्रणालियाँ हैं हमारी, कोई डैम हो गया, है ना? या फिर कोई संरचना ऐसी हो गई जहाँ पे जल भरा हुआ है, तो अगर उस प्रणाली में कोई रिसाव हो रहा है या वर्षा जल या फिर जो गिरावट अगर आ रही है वहाँ पे, तो वो कहीं न कहीं ड्रोन की इमेजिंग के माध्यम से पता लग जाएगा। जैसे कि कोई डैम है, डैम में पानी का स्तर कितना है, कितना नहीं है, या फिर उस डैम से कोई लीकेज हो रहा है क्या कहीं, वो ड्रोन के माध्यम से हम लोग वो इमेज ले सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर्स। तो देखिए, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर का उपयोग किस प्रकार से किया सकता है? देखिए, एक तो ये हो गया कि जल की गुणवत्ता को मापने के लिए सेंसर्स का उपयोग किया जा सकता है। साथ-साथ में खपत कितनी हो रही है, किस एरिया में, इंडस्ट्री में हो रही है, कृषि में हो रही है, घरेलू में हो रही है, किस एरिया में कितनी खपत हो रही है, उसका पैटर्न क्या है? अगर वास्तविक समय में हमें निगरानी करनी है, डे टू डे बेसिस पे या फिर आवरली बेसिस पे, तो उसके लिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर सेंसर्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 टेक्निक अभी हमने देखी, एआई आधारित विश्लेषण, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स। अगला देखते हैं क्या है? अब सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो हो गया, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्निक जो आती है, तो अब इन तकनीक जो है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो आधुनिक तकनीकें ही हैं। तो इनके माध्यम से ये किया जाता है कि जो उर्वरक हो गए या फिर जो जल हो गया, उसका बेहतर दक्षता के साथ उपयोग किया जाए, ताकि एक कृषि होती है, परिशुद्ध कृषि या फिर प्रिसिजन फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो प्रिसिजन फार्मिंग क्या है कि दक्षता जो है उसको बढ़ावा देना है और उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ-साथ में क्या करना है, अपशिष्ट जो होता है, कृषि अपशिष्ट, उसको कम करना है। सिंपल लैंग्वेज में परिशुद्ध कृषि ये होती है कि जो भी संसाधन आप उपयोग कर रहे हो कृषि के लिए, उसकी दक्षता बढ़ाई जाए, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए, साथ-साथ में जो अपशिष्ट निकलते हैं कृषि से, उनको कम किया जाए। और ड्रिप और स्प्रिंकलर इसी प्रकार की तकनीक है कि हम जो संसाधन कृषि में लगते हैं, आइदर वो उर्वरक हो गए या फिर आपके जल हो गए, उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है दक्षता के साथ। उन्नत जल शोधन तकनीक, ये किस प्रकार से? जैसे यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट रे होगी, या फिर मेम्ब्रेन आधारित तकनीकें जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि देखिए, यूवी जो रेज होती है वो जल के शुद्धिकरण में काम आती है जनरली, है ना? और मेम्ब्रेन आधारित तकनीकें, जैसे कि आपने आपके घर में आरओ सिस्टम देखा होगा, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की जो टेक्निक है उसी को यूज करके वहां पे जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि उन्नत जल संशोधन तकनीक उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जल का पुनर्चक्रण या फिर से उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सीवेज का जल हो गया, उसको शुद्ध करके कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्री वाला जो जल निकल रहा है उसको शुद्ध करके किसी और काम में लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर जल का पुनर्चक्रण किया जाएगा, तो ये होगा कि एक तरह से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं जो जल वेस्टेज होते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो हमें उन्नत जल शोधन तकनीकें हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, जिसमें यूवी तो है ही सही, साथ-साथ में ये रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर मेम्ब्रेन आधारित तकनीकें होगी, ठीक है?
अब ब्लॉकचेन तकनीक जो है उसका उपयोग भी जल के संरक्षण और साथ साथ में उसके प्रबंधन में किया जा सकता है। वो किस प्रकार से कि जल का कोई भी उपयोग किया जा रहा है, जल का वितरण किया जा रहा है या गुणवत्ता को सुनिश्चित रखने के लिए पारदर्शी और कुशल तरीके से ट्रैक करने की सुविधा है। मतलब जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके माध्यम से जल का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है और उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, इन तीनों को सुरक्षित तरीके से, पारदर्शी तरीके से और कुशल तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। किसके माध्यम से? ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से। ठीक है, हाँ बस यही है। इसमें आईओटी सेंसर जोड़कर एक स्थायी रजिस्टर तैयार किया जा सकता है। ये सिंपल सी बात होगी। तो हमने देखा कि किस प्रकार जल प्रबंधन और जल संरक्षण में हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एआई देखा, एआई का उपयोग, ड्रोन देखा, हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा, सेंसर्स देखे, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां देखी, उन्नत जल शोधन तकनीक देखी और साथ साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखी। तो कभी हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर भारत में जो जल की समस्या हो रही है या फिर जल जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजिकल चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं जल संरक्षण और उसके मैनेजमेंट में? तो ये सीधा सीधा 6 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, अब भारत में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो भारत में देखते हैं तो भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि जो लघु सिंचाई परियोजना होती है उनकी निगरानी के लिए हम लोग इसमें कर रहे हैं कि लघु सिंचाई जो परियोजना है उनकी निगरानी एक बेहतर तरीके से किया जा सके। किसके माध्यम से? भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से। रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम है ना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना एक चल रही है भारत सरकार की। उसके तहत यह है कि जो सतह पे जल होता है या फिर जो भूजल स्तर है वो किस प्रकार का है, कितना है, अगर उसकी निगरानी करनी है तो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो है उसके तहत यह बनाया गया है रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है? भूजल और सतही जल का एक तरह से निगरानी करता है, ट्रैक करता है कि कितना सतही जल है और कितना भूजल है। अगला देखते हैं, भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली। नाम से ही दिख रहा है क्या है? भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली। तो किसने इसको शुरू किया? केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है उसने इसको शुरू किया है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड ये ट्रैक कर रहा है कि भारत में जो भूजल के संसाधन है वो कितने हैं, कितना उनमें कमी आ रही है, इस प्रकार का आकलन कर रहा है। जैसे कि पश्चिमी यूपी हो गया या राजस्थान के कुछ क्षेत्र हो गए या पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हो गए, वहां पर भूजल का अत्यधिक मात्रा में कृषि के लिए दोहन किया जा रहा है। तो ये ट्रैक करता है भूजल बोर्ड इस तकनीक के इसके माध्यम से भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली के कितने एरिया जो है वो डार्क जोन में जा चुके हैं, मतलब उसमें जो भूजल का स्तर है वो एक स्तर से नीचे जा चुका है। ठीक है, अगला क्या है? सैटेलाइट डाटा का भी भारत उपयोग कर रहा है। जैसे कि ग्रेस, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट जो है उसके माध्यम से, जैसे कि प्लेटफॉर्म से इन ग्रेस प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से डाटा प्राप्त होता है, उससे बड़े स्तर पर भूजल भंडारण कितना है उसके आकलन में मदद मिलती है। मतलब भारत सैटेलाइट डाटा का भी उपयोग कर रहा है। भारत ने भूजल संसाधन जो है उसका आकलन के लिए प्रणाली भी बनाई है केंद्रीय भूजल बोर्ड के नेतृत्व में। साथ साथ में भारत ने रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी बनाया हुआ है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत। और भारत ने भौगोलिक सूचना प्रणाली का भी उपयोग कर रहा है। तो भारत को और उन्नत टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि ड्रोन हो गया, एआई तकनीक होगी, इनका भी उपयोग करना शुरू करना चाहिए जल संरक्षण और जल के मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंधन। ठीक है, तो ये न्यूज हमने पूरी कवर करी हमारी। अगला देखते हैं क्या है। अगला एक इकोनॉमी का न्यूज है और इसमें थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो क्या है? एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन रिपोर्ट। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि एफआरबीएम अधिनियम जो सरकार ने बनाया था 2003 में और 2016 में फिर एक एनके सिंह समिति बनी थी, उसमें कुछ रिकमेंडेशन आई थी। तो कैग ने हाल ही में ये रिपोर्ट निकाली है और संसद में प्रस्तुत करी है कि एफआरबीएम का जो एक्ट था हम लोग भारत सरकार या फिर राज्य सरकार उसका कितना पालन कर रही है। ये एक एनालिसिस कैग ने दिया है संसद में। तो ये देखते हैं हम आगे क्या है इसमें। ये तो एक डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट क्या कहती है। तो रिपोर्ट में तो कुछ आंकड़े होंगे, वो आंकड़े बता रहे होंगे कि भारत में राजकोष की वर्तमान में स्थिति क्या है। आंकड़े हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु देखते हैं फिर भी क्या है।
तो देखिए रिपोर्ट के बारे में ये है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है कि अनुपालन स्थिति की वार्षिक समीक्षा एक तरह से केग ने प्रस्तुत की है। और जो अधिनियम था, मूल अधिनियम 2003 में पहली बार इसको लाया गया था। तो कैग को ये कार्य सौंपा गया था कि अब हर साल जो है इसकी रिपोर्ट बनाओगे और आपके लिए अनिवार्य है। तो उसी के तहत कैग ने ये रिपोर्ट जारी करी है। अब जो एफआरबीएम अधिनियम है, अगर इसका लक्ष्य क्या है तो सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो राजकोषीय घाटा कम करना है और राजकोषीय अनुशासन इसको बढ़ावा देना है। ये दो लक्ष्य मेनली इसके हैं। ठीक है, मतलब देश में राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वर्तमान सरकार जो है वो लोक लुभावन नीतियों पे बहुत ज्यादा खर्च कर रही है और सरकार का बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो होता क्या है कि वर्तमान में सरकार खर्च कर देगी, परंतु भविष्य में उस पैसे को पे भी करना होगा, साथ साथ में उस पैसे का इंटरेस्ट भी लगेगा जब उधार लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भावी पीढ़ियां जो है उन पर बोझ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक राजकोषीय प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ियां और भावी पीढ़ियों के बीच में एक तरह से समता सुनिश्चित की जा सके और देश के जो दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ऐसा एफआरबीएम अधिनियम में बोला था। मूल मैंने आपको ये बताया, बाकी इसमें जो बात बताई उसको भी रीड कर लेते हैं कि दीर्घकालीन समष्टि जो है आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि राजकोषीय नीति के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक जो है वो रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, अगर राजकोषीय अनुशासन नहीं लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं से जो मौद्रिक नीति है अगर उसका प्रभावी संचालन करना है तो उसके लिए भी एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन सरकार को करना चाहिए। साथ साथ में यह है कि अधिनियम जो है, अधिनियम घाटे और ऋण में कमी पर भी बल देता है। वो आगे देखते हैं किस प्रकार से बल देता है। तो एफआरबीएम अधिनियम क्या 2003 में पहली बार लाया गया था। इसके तहत ये बोला गया था कि राजकोषीय अनुशासन लेके आना है, साथ साथ में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा जो है उसको कम करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है। अब जो ये रिपोर्ट आई है उसके प्रमुख बिंदु क्या है उस पर बात करते हैं। तो ये बोला कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण कितना है। तो कितना है, तो ये बोला कि लगातार घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 61.38% था, जो कि मार्च 2024 के अंत में 57% रख गया। मतलब केंद्र सरकार का जो ऋण है वो घट रहा है कहीं ना कहीं। ये ऐसी बात यहां पर करी जा रही है केक की रिपोर्ट में। अब ये बोलिए सरकारी खर्च जो है, कर्ज जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ऐसी ये रिपोर्ट बात करती है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 23-24 के बीच केंद्र सरकार के कर्ज की वृद्धि की गति, मतलब ये बोल रहा है ये रिपोर्ट कि जो सरकारी कर्ज है वो तो बढ़ा है, परंतु जो कर्ज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं से हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उससे कम रेट से बढ़ा है। मतलब अगर जीडीपी 6% के रेट से बढ़ रही है तो हमारा कर्ज जो बढ़ा है वो 5% के रेट से बढ़ा है, ये बात बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये समझाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है कि हम जो है इस कर्ज को संभाल लेंगे और भविष्य में चुका देंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थिति होती कि आप ऋण तो ले रहे हो बहुत अधिक वृद्धि दर से और आपकी जीडीपी उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है, अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो सरकार के राजस्व संसाधन भी नहीं बढ़ेंगे, तो सरकार उसको रीपे किस प्रकार से करेगी। तो एक रिपोर्ट में ये बात ठीक है कि हाँ हमारे कर्ज बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्ज बढ़ रहे हैं, परंतु हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है उससे कम रेट पे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है हम इसको चुका सकते हैं भविष्य में। कर्ज की स्थिरता का आकलन ये किस प्रकार से कि अब ये बोला है कि सार्वजनिक कर्ज चुकाने और कर्ज प्राप्त करने का अनुपात, मतलब कर्ज चुकाने और प्राप्त, इसका जो अनुपात है वो 2019-20 में 86.66% था, जो कि घटकर 2023-24 में 81.46% हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये है कि हमारे लिए ठीक स्थिति है। ठीक है, कि हम जो है कर्ज की स्थिरता या फिर जो चुकाने की स्थिति में उसको है। तो जो केक की रिपोर्ट के बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने बात करी, ऐसा इसमें कोई प्रीलिम्स लाइक कोई क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, जनरली प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, जैसे मुझे याद आ रहा है कि 2015 या 16 में सवाल पूछा था कि सरकार का राजकोषीय घाटा है जो वो लगातार बढ़ रहा है,
पिछले 5 सालों से। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न नज़र आता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या जीडीपी लगातार बढ़ रही है ना? तो उस तरह का एक पैटर्न में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगला देखते हैं क्या है? अब एफआरबीएम एक्ट के तहत लक्ष्य क्या निर्धारित करे गए थे, वो बात करते हैं। तो देखिए 2003 में एक्ट बनाया गया था और बोला गया था कि 2008 तक जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसको प्राप्ति करनी है। परंतु सरकार प्राप्त नहीं कर पाई क्योंकि 2008-9 के आसपास एक आर्थिक मंदी भी आ गई थी। फिर तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था एनके सिंह समिति। उस एनके सिंह समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने बताया कि अब नए लक्ष्यों को अपनाने की जरूरत है क्योंकि 2003 में जो लक्ष्य निर्धारित करे गए थे, वो उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे। अब देश आगे बढ़ चुका है तो नए लक्ष्य अपनाने जाने चाहिए। तो उसने ये बोला कि जो सरकारी ऋण है, सरकारी ऋण भले वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, सबका मिलकर हो, वो जीडीपी के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें से कि केंद्र सरकार का 40% और सभी राज्य सरकारों का मिलकर 20%। ठीक है, तो समिति ने, एनके सिंह समिति ने रिकमेंडेशन दिया था कि जो ऋण है वो 40-20 के रेशियो में रहना चाहिए और टोटल जो रहना चाहिए वो 60% ऑफ जीडीपी रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो हमारा जो ऋण आया वो 57% के आसपास आ रहा है। परंतु ये बात इसमें की गई है कि ये केवल केंद्र सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलके है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो ऋण है वो ज्यादा है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। ये मैंने बात आपको बता दी है। राजकोषीय घाटा जो है 31 मार्च 2021 तक जीडीपी का 3% से अधिक ना हो। मतलब देखिए क्या था, 2003 में जो एक्ट बनाया गया था, जब इस एक्ट के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो इसको बढ़ाते गए, है ना, धीरे धीरे बढ़ाते गए। अब 2016 में जो एनके सिंह समिति ने बोला था, उसने भी फिर कुछ बात बोली थी, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बोला कि 31 मार्च 2021 तक जीडीपी का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए हमारा क्या, राजकोषीय घाटा। तो सरकार ने ये बोला कि अब कोविड 19 की बीमारी आ गई थी, उस टाइम पे सरकार को अपने खर्च बढ़ाने पड़ गए, उद्योग धंधे नहीं चल रहे थे, तो सरकार के पास राजस्व भी बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। तो सरकार ने ये बोला कि हम उस टाइम तो नहीं इसको अचीव कर पाए, इतना तो नहीं हो पाएगा हमसे, परंतु हम एक काम करते हैं, 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी का 4.5% से कम करने का प्रयास करेंगे। जो कि एक आंकड़ा हाल ही में ये है कि 2024 और 25 में सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वर्तमान में 4.8% है। तो सरकार ये बोल रही है कि हम 25-26 तक उसको 4.5 से कम करने का प्रयास करें। एनके सिंह समिति एक बात और ये बोल के गई थी, एस्केप क्लोज उसको बोला जाता है। वो ये बोलती है कि अगर युद्ध की स्थिति आ गई या फिर जैसे कि कोई कोई भी प्राकृतिक आपदा बहुत बड़े स्तर पर आ गई, तो सरकार जो है राजकोषीय लक्ष्य तो थोड़ा सा विचलन दिखा सकती है। एस्केप क्लोज की भी एनके सिंह समिति ने बात करी थी। अब और क्या देखते हैं, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर यूपीएससी ने 2018 में सीधा क्वेश्चन पूछा है। मतलब 3 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट ये था कि एनके सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि जो सरकारी ऋण है वो 60% से अधिक नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब अगला क्या है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी किसी भी वित्त वर्ष भारत की संचित निधि के प्रतिभूति पर लिए जाने वाले ऋणों हेतु अतिरिक्त गारंटी जीडीपी के 0.5% से अधिक नहीं हो। देखिए क्या है, केंद्र सरकार जो भी ऋण लेती है उसको कोई प्रतिभूति रखती है, और वो हमारा जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसका गठन आर्टिकल 266 के तहत किया जाता है, उसके तहत ये बात करी जाती है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है 66 या फिर 67 भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई गेस मुझे याद है 66 ही है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके तहत ये बात करी जा रही है कि हमारी जो भी प्रतिभूति होगी या केंद्र सरकार जो भी ऋण लेती है वो भारत की संचित निधि जो है उसके बेसिस पे लेती है। परंतु ये बोला गया है कि जो ऋणों है तो अतिरिक्त गारंटी जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर आपको बहुत याद भी नहीं रखना है तो कम से कम ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत काम का है। और जब भी सरकार राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन दर्शाती है, अब जैसे कि ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए, तो एक मेंस का भी एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे जो राजकोषीय लक्ष्य हैं या एफआरबीएम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को सरकार क्यों नहीं प्राप्त कर पाई।
तो फिर आप बताएंगे कुछ कारण रहे, उस वजह से प्राप्त नहीं कर पाई, फिर आपसे सुझाव मांगे जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे ये डाटा बहुत जरूरी होता है, और साथ साथ में केक की रिपोर्ट का डाटा भी आप कोट करेंगे वहां पे, कि केक की हालिया जो रिपोर्ट आई है एफआरबीएम एक्ट के जो आकलन पर, उसमें कुछ इस प्रकार की बातें कही गई है कि केंद्र सरकार का जो ऋण है वो 40% के आसपास होना चाहिए, जबकि हाल ही में ये है 57% के आसपास। और राजकोषीय घाटा जो कम करने की बात करी गई थी, 3% के आसपास लाने की बात करी गई थी, वर्तमान में 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से ये 4.8% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो हमने इस पूरी न्यूज का विश्लेषण किया। अब बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। चौथी महत्वपूर्ण खबर हमारी क्या है? नवीकरणीय उपभोग दायित्व फ्रेमवर्क। देखिए, हाल ही में इसको केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय उपभोग दायित्व जो है, यानी कि रिन्यूएबल कंजप्शन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क के लिए एक संशोधित मसौदा जो फ्रेमवर्क जो है, या उसके लिए एक अधिसूचना जारी करी है। तो ये जो अधिसूचना जारी करी गई है कि नवीकरणीय उपभोग दायित्व क्या होगा और कितना किया जाएगा, ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है, उसके तहत जारी की गई है। एक तो बात हमें ये ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ बताया गया है कि जो नवीकरणीय उपभोग दायित्व है वो कितने परसेंट रहेगा और साल दर साल उसमें कितनी वृद्धि होगी, वो आगे समझते हैं हम लोग पूरी न्यूज में। तो पहले हमारे पास क्या था, अभी तक जो सिस्टम चल रहा था वो चल रहा था नवीकरणीय खरीद दायित्व, अब उसको चेंज करके बात करी जा रही है नवीकरणीय उपभोग दायित्व। आगे देखते हैं टर्म एक्चुअल में वास्तव में है क्या। तो देखिए क्या है, नवीकरणीय खरीद दायित्व पहले बात करते हैं। नवीकरणीय खरीद दायित्व अभी चल रहा है, परंतु अब उसमें ट्रांजिशन की बात करी जा रही है कि नवीकरणीय उपभोग दायित्व लाया जाए, है ना। तो आरपीओ क्या है? आरपीओ के तहत देखिए क्या बात है, विद्युत वितरण कंपनियां हो गई आपकी, कैप्टिव विद्युत उत्पादक हो गए, और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अपनी कुल खरीद का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत हर साल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से खरीदना अनिवार्य होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? आपकी एक तो विद्युत वितरण कंपनियां हो गई जो आपको विद्युत वितरित करती है। कैप्टिव विद्युत उत्पादक कौन है? ये जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए बिजली बनाते हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जो कि विद्युत वितरण कंपनियों के अलावा किसी और से भी विद्युत को खरीद सकते हैं। तो इन तीनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला गया कि अगर आप जितनी विद्युत खरीद रहे हो उसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का कुछ हिस्सा होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए? देखिए, पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता जो था, पेरिस समझौता जो था, उसके तहत हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और हम अभी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन तो हो रहा है, परंतु अगर विद्युत वितरण कंपनी उसको खरीद नहीं रही है और उसको आगे उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो कैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादक उनको बढ़ावा मिलेगा? साथ साथ में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हम एक यहाँ पे भारत में इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब नवीकरणीय ऊर्जा को भारत में उपयोग ही नहीं किया जाएगा, ये खरीदेंगे ही नहीं, तो कैसे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा डेवलप होगी, या कैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो उद्योग हैं वो डेवलप होंगे? तो सरकार ने कुछ ऑब्लिगेशन लगाया था कि इतना है, कुछ प्रतिशत आपको खरीदना पड़ेगा। वो कितना प्रतिशत है? तो ये जो दायित्व है, ये विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य बनाया गया था, और ये बोला गया था कि 2022-23 में 24.61% जो है आपको खरीदना होगा। आप जितनी भी ऊर्जा, जैसे 100% आप ऊर्जा खरीद रहे हैं, तो उसमें से इतना परसेंट ऊर्जा आपको नवीकरणीय खरीदनी पड़ेगी, इन तीनों को। तो उस ये बोला गया कि 2029-30 तक हम इसको बढ़ा के 43.33% कर देंगे। मतलब ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो उपयोग को कब बढ़ावा दिया जाएगा? जब ये विद्युत वितरण कंपनियां, कैप्टिव विद्युत उत्पादक और ओपन एक्सेस उपभोक्ता उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन लगाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य वो था, मैंने आपको बता दिया कि जो विद्युत से खरीद को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, साथ साथ में जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए एक मजबूत बाजार बनाना। तो आरपीओ समझ में आया क्या है, कि जो कंपनियां हैं उनको अपने एक हिस्सा जो सरकार ने निर्धारित किया गया वो खरीदना पड़ेगा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में। ये एज ए प्रीलिम्स फैक्ट काम का है कि नवीकरणीय खरीद दायित्व क्या है। अगला देखते हैं क्या है। अब मसौदा फ्रेमवर्क, मसौदा अब जो सरकार ने अभी लॉन्च किया वो क्या है? मसौदा आरसीओ, यानी कि रिन्यूएबल कंजप्शन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क के बारे में। तो अब वो क्या था?
कि आप खरीदिए। अब सरकार इससे आगे बढ़ रही है कि आप उपभोग कितना कर रहे हो उसका, ठीक है। तो आरसीए आरसीओ में यही बोला गया है, जैसे कि ये बताया गया है कि आरपीओ बात करता है कि वास्तविक खरीद पर केंद्रित है, जबकि आरसीओ जो है वो नामित उपभोक्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होने वाले वास्तविक उपभोग पर केंद्रित। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आरपीओ में बात करी जा रही है परचेज की, आरसीओ में बात करी जा रही है सी मतलब कंजप्शन की, कि कितना वास्तव में उपयोग कर रहे हो आप लोग ना। तो इसमें फ्रेमवर्क में वापस से वही बात करी गई है कि विद्युत वितरण कंपनियां हो गई, लाइसेंस धारक हो गए, ओपन एक्सेस उपभोक्ता हो गए, या फिर कैप्टिव उपयोगकर्ता जो हो गए, उनको ये बोला कि अपना जितना भी न्यूनतम हिस्सा आप उपयोग कर रहे हो उसका 1% हिस्सा, जितना परसेंट सरकार बता रही है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। अब जो सरकार ने वो क्या बोला है, अब ये बोला सरकार ने कि जो 2024-25 में 29.9% आपको जितना भी आपने ऊर्जा का उपयोग किया, जैसे कि आपने 100 यूनिट का उपयोग किया है, तो आपको 29.9 यूनिट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के अभी करने पड़ेंगे। अब सरकार ने बोले कि धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, तो 29-30 तक ये बढ़कर लगभग 43.33% करा जाएगा, ऐसी सरकार बात कर रही है, ठीक है। और ये जो है ये बाध्यकारी है। अगर आपने ये मिस कर दिया, मान लीजिए आप 29.9 की जगह 25% कर पाए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, तो फिर क्या है, एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड जो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है, वो आप पर कुछ पेनल्टी जो है वो लगा सकता है, दंड लगा सकता है, ठीक है। तो सरकार अब चाह रही है, इस दोनों का लक्ष्य, आरपीओ और आरसीओ का लक्ष्य यही है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसकी खरीद और उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और उपभोग को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारत जो है अपनी जो, एक तो देखिए इंटरनेशनल स्तर पर जो भारत के ऑब्लिगेशंस है कि भारत को पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत भारत ने जो प्रोमिसेस किए हैं वो भारत पा सके, साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी समस्या से निपटने के लिए भी भारत अपना एक योगदान बेहतर रूप से दे सके। तो ये बात हमने करी इन दोनों के बारे में। अब देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, ये दोनों ही बातें थी, और प्रीलिम्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आरपीओ क्या है और आरसीओ क्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। आरपीओ आरसीओ दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एक एजेंसी के बारे में और बात कर लेते हैं कि एजेंसी क्या है। देखिए ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2001 का, उसके तहत इसको बनाया गया है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और एक तरह से एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, तो सांविधिक निकाय है, ठीक है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या काम करता है कि भारत में जो एनर्जी है उसका किस प्रकार से एफिशिएंटली उपयोग किया जा सके, क्योंकि भारत में अभी भी एनर्जी उपभोग के मामले में, प्रति व्यक्ति एनर्जी उपभोग के मामले में भारत बहुत आगे नहीं है, पिछड़ा हुआ है ना। तो ये कोशिश ये करती है ये ब्यूरो कि भारत में जो एनर्जी दक्षता है उसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब एनर्जी का बेहतर उपयोग किस प्रकार से किया जा सके। तो इस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2002 में बनी थी और सांविधिक निकाय है एक तरह से। अब बात करते हैं क्या है, अगली खबर है हमारी जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025। अब ये क्या है, ये किया गया है कि बहुत सारे मंत्रालय और बहुत सारे विभाग जो हो गए, उनके जो केंद्रीय कानून थे उनमें जितनी भी धाराएं थी जो कि वर्तमान में 21वीं सदी की जो भारत है उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप नहीं है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में को बढ़ावा नहीं देती है, या फिर नागरिक स्वतंत्रता जो है उसको बढ़ावा नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने 10 मंत्रालयों के या विभागों के 16 केंद्रीय कानूनों में 355 संशोधन जो है वो किए। अब देखिए क्या है, ये क्या किया सरकार ने कि एक बिल लेके आई, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम। अब ये जितने भी एक्ट थे ना, 16 केंद्रीय कानून में जितनी भी धाराएं थी जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो उन सब धाराओं को जी जन विश्वास एक्ट में डाला और संशोधन कर दिया। ऐसे सरकार को क्या करना होता है, अलग अलग अगर केंद्रीय कानून है तो उनमें संशोधन लाना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया कि सबके जो प्रावधान है जिनमें संशोधन किया जाना है वो सब एक एक्ट में डाले और उसको फिर पास करा रही है कि अब ये सारे संशोधन मान्य होंगे उन कानूनों में। तो एक तो इजी हो जाएगा, हर एक्ट को पारित नहीं करना पड़ेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है, सरकार जो बात करती है कि मिनिमम गवर्नमेंट होगी हमारी और मैक्सिमम गवर्नेंस हम लोग देंगे। और वो किस प्रकार से दिया जा सकता है कि जब कानून का जो अनुपालन है
वो सरल हो लोगों के लिए, ऐसा नहीं हो कि कानून लोगों को समझ में ही नहीं आए या फिर जो कानून का जो अनुपालन कर रहा है उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाए, है ना? कानूनों को अपडेट करना वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार और लोगों का विश्वास कानूनी प्रणाली पर बनाना या शासन व्यवस्था पर बनाना। साथ-साथ में जो सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने की बात करती है, उसके लिए या फिर ईज़ ऑफ लिविंग आदमी जो है आसानी से रह पाए, जो आर्टिकल 21 के तहत जो भी बात करी जाती है गरिमापूर्ण जीवन, उसके तहत वो उसको मिल सके और वो रह पाए, इसके लिए इन सारे एक्ट में संशोधन किया गया है। जो भी उनके प्रावधान है, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, उनको चेंज किया गया है। ठीक है? तो अब पृष्ठभूमि क्या है? ऐसा एक्ट जो है सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 में भी लेके आई थी और उसके तहत जो है 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधान जो है उनमें चेंज किया गया था और उसकी ये सेकंड एक तरह से श्रेणी हम लोग मान सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि इसका उद्देश्य क्या है? बाकी डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना मंत्रालय के कितने विधेयक और कितने संशोधन उसमें बात करी जा रही है। अब देखते हैं क्या है? कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि इस विधेयक के क्या है। तो कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना मतलब कुछ प्रावधान में इस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है कि अगर किसी ने थोड़ा-सा मामूली भी अपराध किया, तो उसको जेल की सजा नहीं होनी चाहिए, या तो उस पे जुर्माना लगा दो या उसको चेतावनी दे दो। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने तिल का आप पहाड़ बना दोगे एक तरह से। छोटा-मोटा कृत्य अगर किसी ने किया तो उस पे जुर्माना लगा दो या फिर चेतावनी दे दो उसको कि भाई अगर अगली बार करोगे तो आपको फिर जुर्माना लग सकता है, जेल जा सकते हो। तो ऐसे ही सरकार ने कुछ अधिनियम है उनमें इसके लिए तहत कुछ अपराधों को, कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, जैसे कि चाय अधिनियम में कुछ होंगे, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का उसके तहत, मोटर वाहन अधिनियम 1998 का 1988 का हो गया, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का। क्या एक्ट सारे याद रखने हैं? देखिए, एक्ट ये एग्जाम्पल के लिए हमें याद रखना है कि अगर ऐसा एनालिसिस आता है इस एक्ट के बारे में कि इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए, तो हाँ, ये लिखेंगे हम लोग कि कुछ कृत्यों को अपराध के तहत अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जैसे कि चाय अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको बाहर कर दिया गया। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है? आगे क्या है? अब जो दंड है उसका युक्तिकरण किया गया है। मतलब क्या किया गया है कि जितना आपने अपराध किया है उसी के अनुसार आपको दंड मिलना चाहिए। तो ये बोला गया कि दंड जो है वो अपराध के अनुपात में होगा। साथ-साथ में अगर कोई बार-बार अपराध करता है, बार-बार अपराध करता है, तो क्रमिक रूप से दंड में वृद्धि होगी। जैसे कि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आप लेते हैं, तो उसमें अलग-अलग साइन बने रहते हैं, कलर बने रहते हैं। अगर आप उल्लंघन 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो हो सकता है आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएँगे जाके। पहले आप पे जुर्माना लगता है, फिर हो सकता है लाइसेंस रद्द हो जाए। वो श्रेणी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप बार-बार अपराध कर रहे हो, तो उस क्रमिक रूप से वृद्धि होता जाएगा। अब पहली बार अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, अब भारत के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जिनको एक्ट नहीं पता है, किसी भी चीज़ का। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो अब क्या है, आपने उसने कोई अपराध किया छोटा-मोटा सा और आप उसको क्या सीधा-सा दंड देने लग जाएँगे? तो ये कुछ 10 अधिनियम थे, उनके अंतर्गत लगभग 76 अपराधों के मामले में पहली बार अगर कोई अपराध कर रहा है तो परामर्श दो, चेतावनी दो। ठीक है? जैसे कि अभी तो खैर हेलमेट लगाने पे तो चार्जेस लगते हैं। अगर आप हेलमेट नहीं लगा रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो उस पे जुर्माना लगता है। परंतु हो सकता है कि पहले के टाइम पे ऐसा हो कि जुर्माना बहुत मिनिमम हुआ करता था और जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो समझाया करता था, चेतावनी दिया करता था कि यार अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं लगाओगे हेलमेट या मिल जाते हो या फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं करते हो, कुछ चेतावनी इस तरह की कि अगर आप नहीं लगाएँगे तो आपकी सुरक्षा को खुद को नुकसान होगा। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे जो छोटे-मोटे अपराध हैं या फिर पहली बार अगर कोई उल्लंघन करता है, तो उसको ये बोला कि आपको परामर्श या चेतावनी देके छोड़ देना चाहिए। उसपे शुरुआत में ही दंड नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर शुरुआत में अगर आपने दंड लगा दिया तो हो सकता है कि वो आगे जाके बहुत अनुपालन नहीं करें। दंड से ही लोगों को अनुपालन करवाया नहीं सिखाया जा सकता बहुत ज़्यादा। ईज़ ऑफ लिविंग जो है उसमें सुधार करना है। अब जो लोग हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं उनके उसमें सुधार करना है। तो इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम जो है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 का, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि लोगों की जो ईज़ ऑफ लिविंग है, उसमें थोड़ा-सा सुधार हो। ठीक है? अगला क्या है? क्या अब जैसे कि इसमें नहीं लिखा हुआ या मैं भी नहीं बता रहा हूँ कि क्या सुधार किए गए हैं, तो क्या ये ज़रूरी है हमें याद करना? नहीं ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिहाज़ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है
कि एक-एक धारा में इसमें क्या-क्या संशोधन किया। अगर आप एक-एक धारा का संशोधन की बात करेंगे, तो देखिए 355 संशोधन हुए हैं इस एक्ट के माध्यम से। 355 आपको याद रखना सरल नहीं होगा और इम्पॉसिबल है। कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से भी नहीं कर सकते। तो बस एक्ट का नाम याद रखना है और एक क्या सुधार हो रहा है और एक एक्ट का एग्जाम्पल याद रखना है। अगला क्या है? सरल निपटान प्रक्रिया। ये किस प्रकार से? अब देखिए, जो नामित अधिकारी है, उसके माध्यम से ही बहुत प्रशासनिक प्रक्रिया में ना उलझे हुए आपको मतलब निपटान हो जाए, सरलता हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ट्रैफिक वाला ही देता हूँ वापस से, कि आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे थे और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो आपको पुलिस वाले ने पकड़ा और पुलिस वाला पकड़कर आपको कोर्ट के सामने ले गया। कोर्ट के सामने बोला कि इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता, उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। अब जज फिर उसको देखेगा और जज देख के फिर बोलेगा कि इनके ऊपर 1000 रुपए का 2000 रुपए का जुर्माना लगा दीजिए। परंतु व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्था ये की गई है, जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वहीं पे, वो आपका चालान काट देता है। इस प्रक्रिया में आपको उलझाया नहीं जाता। बहुत ज़्यादा कि आप कोर्ट जाइए, वहाँ से बात करिए। तो इससे एक तो न्यायपालिका का समय बचता है, साथ-साथ में ये होता है कि जो निपटान प्रक्रिया है, कोर्ट जाके भी अगर 1000 के जुर्माने लगना है, तो क्यों ना जो अधिकारी वहाँ पे इंस्टेंट वहाँ पे मौजूद है, वो लगाए। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव का हो गया। ड्रिंक एंड ड्राइव का आपको जो तुरंत वहाँ पे जो ऑफिसर होता है, जो भी कांस्टेबल होता है या फिर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो तुरंत आपका चालान काट देता है। ये नहीं बोलता कि आप कल कोर्ट में आना और आपकी पेशी होगी, सब इस तरह से होगा। तो जो नामित अधिकारी है, उसके माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। जुर्माने में स्वतः वृद्धि। अब ये क्या है? अब जैसे होता क्या है कि जुर्माना जो है, अभी जैसे एक्ट पारित किया गया है, अभी एक्ट में संशोधन किया गया 2025 में। अब हर एक्ट में बार-बार हर 2-3 साल में संशोधन करना पड़ेगा क्या? तो उसमें एक प्रावधान लिख दिया कि जो भी जुर्माना होगा दंड का, हर 3 साल में दंड और जुर्माना जो है 10% बढ़ जाएंगे, ताकि नया एक्ट बार-बार ना लाना पड़े सरकार को या फिर संसद में उसके ऊपर बहस ना हो बार। जो भी जुर्माने की राशि, जैसे कि अभी ट्रैफिक के लिए 1000 रुपए लगता है, तो 3 साल बाद 10% यानी कि 1100 रुपए लगने लग जाएंगे आपको। उसके लिए फिर अलग से एक्ट पारित करने की जरूरत नहीं है या उस प्रावधान को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बात थी हमारे एक्ट के इसमें। अब बात करते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। तो पहली हमारी न्यूज़ है इसमें पॉस्को एक्ट के बारे में, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इस एक्ट के तहत देखिए, हाल ही में न्यूज़ में क्यों आया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महिला के विरुद्ध पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज यौन शिकायत या यौन उत्पीड़न की जो याचिका है, उसको रद्द करने से इनकार कर दिया। यानी कि कोई महिला होगी, उसके खिलाफ इस तरह का अपराध, उसके खिलाफ शिकायत गई होगी, तो वो कोर्ट में गई कि मेरे खिलाफ जो शिकायत है, इसको खारिज कर दीजिए। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पॉस्को अधिनियम क्या है। देखिए, पॉस्को अधिनियम जो है, इसके तहत पुरुष हो गया या फिर महिलाएं हो गई, दोनों पर लागू होता है। मतलब 18 साल से कम के बच्चे, बच्चे में या तो पुरुष भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दोनों पे लागू होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है, वो लिंग निरपेक्ष है। जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो हो गया, वो केवल महिलाओं के लिए है। उस तरह से पॉस्को एक्ट जो है आपका लिंग निरपेक्ष है। ये फीमेल पे भी लागू होता है और मेल पे भी लागू होता है, 18 वर्ष के कम। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे जो अपराध होते हैं, उनसे बचाना है। अब जो एक्ट है, ये बहुत बड़ा है। इसमें यौन हमले क्या-क्या होते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। यौन उत्पीड़न कब माना जाएगा, किस-किस तरह का कृत्य होगा तब माना जाएगा, वो पूरी डेफिनेशन दी है। पोर्नोग्राफी की भी पूरी डेफिनेशन दी है। हमें उतना नहीं जाना, पर ये है कि बच्चों को यौन अपराध, यौन हमले और पोर्नोग्राफी से सुरक्षित रखने के लिए। लिंग निरपेक्षता, जैसे हमने बात ही कर चुके हैं कि अधिनियम में बच्चे कौन है? अगर 18 वर्ष से कम आयु का किसी कोई भी व्यक्ति जो है, वो बच्चा होगा, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो। अब क्या इसमें प्रक्रियागत सुरक्षा के उपाय क्या किए हुए हैं? क्या मतलब एक्ट के माध्यम से क्या बोला? ये बोला गया है कि कैमरा जो है, वो इन कैमरा कार्रवाई होगी। इस एक्ट को सुनने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना है, उनसे कोई आक्रामक सवाल नहीं पूछे जाए। इस तरह की भी बात इसमें की गई है। इस तरह के जो अपराध है, उनकी रिपोर्टिंग अनिवार्य अनिवार्य बनाई गई है। एक विशेष किशोर पुलिस इकाई भी बनाने की बात करी गई है। अगर जैसे कि कोई बच्ची है छोटी, उसके साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो महिला एसआई है या महिला जो होती है पुलिस में,
वो जाके उसका बयान लेगी सादर कपड़ों में। ये सब इसमें प्रावधान किए हुए हैं। देखिए, एक तो बच्चा है, 18 साल से कम का है, ऊपर से उसके साथ इस तरह की इस तरह की घटना हो गई, यौन शोषण उसका हो गया, तो उसके ऊपर और दबाव नहीं बनाया जाए। इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं से बच्चों के फ्रेंडली थोड़ी-सी बात करती है इसमें ना। अब इसमें अगली बात ये है कि यदि मामलों की जानकारी बच्चा स्वयं देता है, तो दर्ज रिपोर्ट में सरल भाषा का उपयोग किया जाएगा, सिंपल सी बात है। जघन्य यौन अगर अपराध होते हैं, तो मृत्युदंड का भी इसमें प्रावधान किया जा सकता है। ये बात निर्भया केस के बाद में इसमें करी गई थी, ठीक है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि पॉस्को क्या है? एक्ट है, जिसके तहत बच्चे जो हैं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान की गई है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये एक्ट है। अगला देखते हैं क्या है? अगला न्यूज़ भी सिंपल सा है। कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। सरकार ने क्या किया हाल ही में कि लोक हित में यानी कि जनता के हित में कपास पर लगने वाला जो आयात शुल्क था, साथ-साथ में जो ये एआईडीसी यानी कि कृषि अवसंरचना और विकास उपकर है, दोनों को समाप्त कर दिया। अब सरकार ने बोला कि जो अब कपास है, भारत के लोग उसको आयात कर सकते हैं और कपास बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होती है। रेशे बनाने में, रेशे से कपड़े बनाने में, एक तरह से कच्चा माल के रूप में काम करती है। तो अब हमारी मेन न्यूज़ है कि एआईडीसी क्या है, वो देखते हैं। तो देखिए, एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क होता है। मतलब अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसपे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। एक रेट तो होगी, जैसे कि मान लीजिए 20% उत्पाद शुल्क हो गया। उसके बाद बोल दिया कि 2% और आप दीजिए और वो क्या होगा? कृषि अवसंरचना और विकास उपकर हमारा होगा, है ना? तो ये है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो कि पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया था, औ तथा अगर भारत में पेट्रोल और डीजल उत्पादित हो रहा है, तो उस पे तो लगा ही रहे हैं। और साथ-साथ में ये बात कही गई थी कि कुछ विशेष आयातित वस्तुएँ जो हैं, उन पर अगर ये लगाया जा रहा है, तो सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाएगा। तो इसी को सरकार ने हाल ही में खत्म किया है। मतलब एडीआईसी जो है, उसकी फुल फॉर्म तो पहले बताता हूँ, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। ये 2 तरीके से लगता है। एक तो पेट्रोल और डीजल का जो उत्पाद है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगता है, या फिर कुछ विशेष वस्तुएँ जो हो गई, उनके सीमा शुल्क के रूप में लगता है। और कपास पे ये सीमा शुल्क के रूप में लगा करता है, जो कि सरकार ने वर्तमान में खत्म कर दिया। अब इसको कब लाया गया था? केंद्रीय बजट 2021-22 में इस एक्ट को, मतलब इस कर को, उपकर को लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, यहाँ से जो पैसा जो भी कलेक्ट होगा, उसका उद्देश्य ये है कि कृषि से जुड़ी जो भी अवसंरचनात्मक या कोई विकास की प्रक्रिया है, कृषि के कोई विकास के लिए कोई धन व्यय करना है, तो सरकार इस फंड से या फिर इस उपकर के माध्यम से उस पैसे को प्रोवाइड किया करती थी। तो इम्पोर्टेंट ये उत्पाद शुल्क के रूप में लगता था अतिरिक्त, और कुछ सीमा शुल्क के रूप में भी लगता है। और 21-22 के बजट में भेजा गया था, इसको पेश किया गया था, और कृषि से जुड़ी अवसंरचना बनाना इसका लक्ष्य। आगे बात करते हैं प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हुआ क्या है, हाल ही में बात ये आई, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने ये बोला, हम समर्थन करते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके लिए स्वदेशी एआई पावर ब्लड टेस्टिंग टूल जो है लाया जाए, लगाया जाए, उसका समर्थन करते हैं, ऐसा बोला प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने। तो हमारे लिए न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड क्या है? तो क्या है? 1996 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, और एक अधिनियम है, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो क्या होगा ये? आपका एक वैधानिक या सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है। अब इसका नाम क्या है? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। तो क्या सिंपल सा नाम है, सिंपल से इसको पता लग रहा है क्या है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास करना, या उसके कमर्शियलाइजेशन या व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। जैसे कि किसी ने प्रौद्योगिकी विकास कर लिया है, परंतु उसके पास पैसे नहीं है उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, तो ये बोर्ड उसकी हेल्प करेगा, है ना? या फिर कोई टेक्नोलॉजी जो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको देशी आवश्यकताओं के अनुसार उसको चेंज करना, ठीक है? अब कार्य क्या करता है? जो औद्योगिक संस्थान है, या तो उसमें इक्विटी पूंजी के रूप में या फिर ऋण प्रदान करता है। इक्विटी पूंजी क्या है? यदि शेयर खरीद लेगा उसके कुछ, कि 5% इक्विटी हम लोग रखते हैं आपकी, जब आपको फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा, या फिर हम आपको ऋण के रूप में धन प्रदान कर देते हैं, ताकि जो है वो जो तकनीकी आधारित उद्योग है वो उनको बढ़ावा मिल सके। और ये अनुसंधान और वित्तीय विकास संस्थान है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन तक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का काम यही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास करना है, उसके लिए तकनीकी सहायता देगा,
फंडिंग में प्रदान कर देगा। ठीक है। अब टीडीबी द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर वार्षिक रूप से 5% के साधारण ब्याज दर से वसूली किया, मतलब जितना ऋण ये देता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लक्चुएशन है उसकी ऋण में, क्योंकि देश को तकनीक की जरूरत है। अभी जो ऋण दे रहा है इसका मकसद ये नहीं है कि मुझे वहां से ब्याज कमाना है या पैसा कमाना है, तकनीकी रूप से देश को आगे बढ़ाना है। तो ये बात है कि जो भी पैसा ले रहे हैं वार्षिक रूप से 5% की रेट पे आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, हमारी अगली न्यूज है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो हाल ही में क्या हुआ कि तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल से जून तक 2025 के लिए और मासिक पीएलएफएस जुलाई 2025 के लिए इसके कुछ आंकड़े जारी करें। तो आंकड़े तो इसमें हमारे नहीं दिए गए न्यूज में, हमारे काम का ये कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में रोजगार की स्थिति हो गया या बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न जो इंडिकेटर्स हैं उनका अनुमान लगाना है। जैसे कि ये बात कर रहा है कि श्रम बल भागीदारी दर वर्तमान में भारत में क्या चल रही है, उसके बारे में बताएगा। श्रमिक जनसंख्या अनुपात किस प्रकार चल रहा है, उसके बारे में बात करेगा। बेरोजगारी दर किस प्रकार से चल रही है, उसके बारे में बात करेगा। या श्रमिकों को उनके रोजगार की स्थिति और कार्य के उद्योग के अनुसार वितरण करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल डाटा लेके आता है श्रम बल के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब संचालन कौन करता है इसका। देखिए, जो मॉस्पी जो है हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है वो क्रियान्वित किया जाता है। अब कवरेज क्या है इसका, तो देखिए मासिक रूप से अगर कवर करना है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। लेकिन सप्ताह में क्या स्थिति है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। अगर वार्षिक की बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति या फिर सीडब्ल्यूएस यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है के आधार पर। तो देखिए, अब ये अवधि इसमें दी गई है, तो ये बोला कि सामान्य स्थिति होगी 365 दिन की अवधि और सीडब्ल्यूएस की अवधि होती है 7 दिन की अवधि, मतलब 7 दिन का डाटा और 365 दिन का डाटा, इस तरह से बात करी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये ध्यान रखना कि कौन सा मंत्रालय है, मॉस्पी है, और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त के बारे में तो अभी काफी कुछ चल रहा है। तो न्यूज ये आई है कि हाल ही में जो विपक्षी दल है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही न्यूज है कि उनको किस प्रकार से हटाया जाता है। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की जो प्रक्रिया है जैसा कि अनुच्छेद 124(4) के में तहत उल्लेखित है, मतलब ऐसा लिखा गया है, चुनाव आयोग से संबंधित तो आर्टिकल है 324 5वां सेशन, उसका सेक्शन जो है वो है, उसके तहत ये बोला गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब यहां बात ये लिखी हुई है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति और जिस आधार पर हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट वाली जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124(4) के तहत उल्लेखित की गई है। तो ये प्रक्रिया सिंपल सी देखिए, कोई भी सदन जो है वो आरोप लगाएगा। अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव आ रहा है, दोनों में से किसी में प्रस्ताव आ सकता है। राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव आ रहा है तो 50 सांसदों के उस पर साइन होने चाहिए। लोकसभा में आ रहा है तो 100 सांसदों के साइन होने चाहिए। जब स्पीकर जो है अगर उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि एक्सेप्ट करने के बाद उस पर चर्चा होती है और स्पीकर उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हैं। वो कमेटी जो आरोपियों की जांच करती है, और जो भी है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, अगर उस टाइम पे उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए भी उनको बुलाया जा सकता है। और फिर ये होता है कि जब कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है तो उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग जो होती है वो दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि राज्यसभा में अगर प्रस्ताव आए तो राज्यसभा से पारित होनी चाहिए, फिर लोकसभा से पारित होनी चाहिए, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का इसमें प्रावधान नहीं किया गया। तो सिंपल सी प्रक्रिया है हटाने की, दोनों सदनों से शुरू हो सकती है। राज्यसभा में 50 मेंबर, लोकसभा में 100 मेंबर। स्पीकर जो है वो एक कमेटी का गठन करेगा, वो आरोपी की जांच करेंगे, फिर उसके लिए वोटिंग की जाएगी
और वो जो वोटिंग है उपस्थित और मतदान करने वालों की 2/3 मेजोरिटी से पारित होनी चाहिए। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अलग अलग पास करना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, जैसे राष्ट्रपति साइन करेंगे तो फिर हटा दिया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को। ये प्रक्रिया इनके लिए दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक संगठन आया है न्यूज में, उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHCR। तो देखिए क्या है, हाल ही में न्यूज में क्यों आया, UNHCR ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। ये न्यूज है, परंतु हमारे लिए जो संगठन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संगठन क्यों क्यों है, या फिर इसके प्रावधान मतलब इसके तरह संबंधित पॉइंट क्या है। तो देखिए इसे पहले जाना जाता था शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के रूप में इसको जाना जाता था। इसकी स्थापना कब की गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, ये मतलब एक तरह से स्पेशलाइज एजेंसी है यूएनओ की, जो कि शरणार्थियों या आंतरिक रूप से विस्थापित जो लोग होते हैं या जो निर्वासित जीवन जी रहे होते हैं लोगों के, उनके अधिकारों के प्रति या उनको जो आवश्यकता है उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए एजेंसी बनाई गई थी। अब इसका प्रमुख दायित्व जो है वो एक्ट के माध्यम से दिए हुए या फिर कुछ अभिसमय कन्वेंशन है उसके माध्यम से दिया हुआ है, जैसे कि UNHRC शरणार्थी अभिसमय 1951 और एक प्रोटोकॉल है 1967 का, उसका संरक्षण के रूप में ये एजेंसी काम करती है। मतलब इस कन्वेंशन के तहत जो भी बातें की गई होगी उस बातों को इंप्लीमेंट करने का एजेंसी काम करती है। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इसके कार्यों की वजह से। एक तो मिला था 1954 में और एक 1981 में। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। 1950 में स्थापना और 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ऐसा प्रीलिम्स में आ सकता है। अब बॉन्ड प्रतिफल क्या होता है ये देखते हैं, इकोनॉमी की टर्म है ये। तो बेंचमार्क सॉवरिन बॉन्ड पर प्रतिफल में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इसलिए यूज आया। बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड रिटर्न या फिर प्रतिफल क्या होता है, जो निवेशक है जो पूंजी लगाता है उस पूंजी पर होने वाली एक तरह से कमाई है, अगर सिंपल शब्दों में इसको बात किया जाए तो। परंतु देखते हैं क्या है ये बॉन्ड प्रतिफल को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है। तो देखिए सबसे पहले ये सबसे पहले तो जो बॉन्ड पे जो रिटर्न आ रहा है वो प्रभावित होता है बॉन्ड की कीमत से। अब इसमें ये बोला गया है इन बॉन्ड की कीमत, प्राइस एंड रिटर्न, इनमें एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध होता है। अगर बॉन्ड की कीमत कम होगी तो उस पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा, बॉन्ड की कीमत अगर ज्यादा होगी तो उस पर रिटर्न कम मिलेगा। ये बात इसमें करी जाती है कि बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड पर रिटर्न रिटर्न उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनमें संबंध होता है। अगला बात करते हैं जब ब्याज दरें, जब बाजार में ब्याज जो दरें हैं वो अगर वो बढ़ती है तो नए जारी किए बॉन्ड जो है वो बेहतर रिटर्न देते हैं, जिससे कि क्या होता है मौजूदा बॉन्ड की कीमत गिर जाती है और प्रतिफल बढ़ जाता है। इसी प्रकार बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर प्रतिफल कम हो जाता है। बात क्या है, यह बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट में कम हुई या बढ़ी अगर, तो बॉन्ड पर रिटर्न जो है नए बॉन्ड जो है वो क्या करेंगे, बेहतर रिटर्न देंगे। अगर वो बेहतर रिटर्न अगर दे रहा है तो इससे क्या होगा, मौजूदा बॉन्ड की जो कीमत है, प्राइस, ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, रिटर्न बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला संबंध आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब जब बॉन्ड की कीमत कम होगी तो उससे क्या होगा, रिटर्न बढ़ जाएगा। अगला क्या है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए बाजार में क्या धारणा चल रही है, मुद्रास्फीति हो सकती है, नहीं हो सकती है, आगे मंदी आ सकती, नहीं आ सकती, बाजार की धारणा के ऊपर डिपेंड करता है, मुद्रास्फीति की संभावना उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आर्थिक दृष्टिकोण जो है सरकार का, आरबीआई का, वो क्या है उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और उसके हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे। बॉन्ड प्रतिफल मतलब सिंपल सा है कि जो निवेशक ने जो पैसा लगाया है उसको कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फास्टैग। देखिए फास्टैग क्या है, फास्टैग में अगर बात करूं तो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्या है कि हाल ही में जो हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, तो उसने एक तरह से वार्षिक पास की सुविधा शुरू करी है। वो ये बोलते हैं कि अगर फास्टैग को आप बार बार रिचार्ज मत कराओ, एक बार कराओ 3,000 रुपए का शुल्क के साथ
या तो आप उसको 1 साल तक चलाओ, या फिर 200 टोल प्लाजा की जो क्रॉसिंग आप करते हो 200 बार, तब तक आपका 3,000 रुपये चल जाएगा, आपको बार बार उसको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। तो देखिए फास्टैग जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो है उसके ऊपर काम करता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जो गाड़ी की जो विंड शीट होती है आगे की, उस पे फास्टैग लगा होता है। जैसे ही आप उसके पास में जाते हैं, फास्टैग रीडर के पास में, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। ये तकनीक इस तरह से काम करती है। अब इसमें टैग और रीडर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट रेंज तकनीक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि गाड़ी बहुत दूर होती है तभी वो पैसा कट जाता है। गाड़ी जैसे नजदीक जाएगी तभी वो फास्टैग के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, बहुत दूर से नहीं कटता। तो शॉर्ट रेंज तकनीक है ये। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जो ये RF ID है, इसमें जो तरंगे यूज होती है वो रेडियो तरंगों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फास्टैग किसके ऊपर बेस्ड है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन तकनीक। यहाँ पे रेडियो खुद लिखा हुआ है, रेडियो मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो तरंगों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। और शॉर्ट रेंज एक तरह से तकनीक है। ये किसके द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है इसका? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम हो गया, और साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जो है, उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। किसका? फास्टैग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? देखिए हाल ही में एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता की सामान्य स्थानिक मौजूदगी की पहचान की गई है। मतलब एक अध्ययन किया गया है, उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या है। तो ये अध्ययन में ये बात निकल के आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से होती है विभिन्न क्षेत्रों में, ये बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र, मतलब अलग अलग जो जैव भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, जैव विविधता एक तरह से जो कोर एरिया होता है बाहर की तरफ क्रमबद्ध रूप से फैली होती है। जैव विविधता का घनत्व कोर या केंद्र में अधिक होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, कोई भी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, आप वहां गए तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता आपको कोर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे आपकी जैव विविधता कम होती जाएगी। कोर एरिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। तो ये वही बता रहा है कि जो पृथ्वी के अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर जैव विविधता का पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो केंद्र से दूर जाने पर जैव विविधता का घनत्व और जैव विविधता कम होती है, ऐसा इसमें बात निकल के आए। तो सिंपल से अगर आपके पास स्टेटमेंट आता है कि जो कोर एरिया होता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया का कोर एरिया होता है, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता और सबसे ज्यादा जैव घनत्व होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या और क्या है। कोर हॉट स्पॉट्स, कोर हॉट स्पॉट मतलब जो एकदम मिडिल वाला एरिया है। तो यहाँ पे प्रजातियां बहुत होगी, प्रजातियों की बहुलता होगी, और स्थानीय प्रजातियां ज्यादा होगी। ऐसा नहीं हो कि विदेशी प्रजाति, अगर विदेशी प्रजातियां आएंगी तो वो कोर हॉट स्पॉट्स नहीं होगा। और लगभग यहाँ पर कोई विदेशी प्रजाति नहीं होती है कोर एरिया जो रहता है उसमें। अभी बोलो कि कोर के ठीक बाद का आंतरिक क्षेत्र क्या होता है, कोर के जस्ट बाद वाला, तो वहां पे भी प्रजाति अच्छी खासी होगी, प्रजाति समृद्ध होगा। स्थानीय प्रजातियां अभी भी यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, परंतु ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हो सकती है जो अन्य जगहों पर भी मिलती हो। ठीक है, मध्य क्षेत्र जो है, अब मध्य क्षेत्र जो है यहां पे धीरे धीरे क्या होता है कि प्रजातियों की प्रचुरता जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। साथ साथ में कुछ ऐसी प्रजातियां मिलती है जो कि इस क्षेत्र की असली पहचान नहीं हो सकता कि उस क्षेत्र में शेर न मिलता हो, परंतु असली पहचान नहीं मतलब जैसे कि वो जो एरिया हो गया वहां पे वैसी प्रजातियां हो सकती जो जनरली उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। शेर का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तो मध्य क्षेत्र ऐसा हो गया जहां पर अन्य प्रजातियां भी पाई जा सकती है जो कि उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। कोर एरिया में वही प्रजातियां पाई जाएगी जो कि वहां की स्थानिक मैक्सिमम है। ट्रांजिशन क्षेत्र क्या हो गया? अब यहाँ ट्रांजिशन क्षेत्र जो होगा यहाँ पे प्रजातियों की विविधता जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, और जहां यहाँ ज्यादातर जो है ज्यादातर सामान्य प्रजातियां मिलती हैं जो कि कहीं क्षेत्रों में आसानी से पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल सी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है कि कोर एरिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता और जैव घनत्व होता है, उसके बाद धीरे 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 कोर एरिया से जैसे दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके।
तो आज का जो हमने आपका पूरा सुर्खियाँ और जो अन्य सुर्खियाँ उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। 1 टू निसार के ऊपर है और एफआरबीएम। अगला देखिए। 6 प्रश्न आपके रहते हैं डेली के और आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपके प्रदान करना होता है और जो हमने आज डिस्कस किया उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों ने 6 क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे, एक बार पॉज़ करके आप लोग देख सकते हैं इनको। अब हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं खत्म होता है और न्यूज़ टुडे के अन्य सेशन के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ में। ऑल द बेस्ट।